वो ईसा इब्राहिम था, खानदान का सबसे जालिम और कामयाब शख्स। इसका बचपन बगैर माँ बाप के महरूमी में गुजरा था। इससे मोहब्बतों से नफरत थी, जबकि इसका निकाह खानदान की सबसे छोटी और जिंदगी से भरपूर लड़की से हुआ था। मोरे, मैं ईसा इब्राहिम के साथ रुखसती नहीं करूंगी। वो खरूस बदतमीज। इसने इतना ही कहा था जब इसकी नजर शीशे में नजर आते ईसा के चेहरे पर पड़ी, जो इसे गुस्से से घूर रहा था। जब ईसा गुस्से से चलता इसके मुकाबिल आया, अब मुझे और जल्दी रुखसती का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि तुम्हें। मिनहाज इब्राहिम हवेली के लाउंज में खामोशी से बैठे थे। इनके सामने इनका पोता, इनके घर का गद्दी नशीन ईसा इब्राहिम टांग पर टांग चढ़ाए अपनी मगरूर शख्सियत के साथ बैठा हुआ था। हुबहू इनकी जवानी का अक्स लग रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द की थी और नहायत संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए इसकी सबसे नापसंदीदा बात कही थी। मैंने रुखसी की तारीख तय कर दी है ईसा। ईसा ने सिगरेट को होठों में दबाया, कहने का लेकर धुआं हवा में खारिज किया और तंजिया हंसी के साथ इन्हें देखा। और मुझसे इस बारे में पूछने की जहमत भी नहीं की गई। कमाल है दादा जान। मिनहाज इब्राहिम अब भी मुकम्मल वकार के साथ अपनी जगह पर बैठे थे। मेरे पूछने से या हुक्म देने से कुछ तब्दील नहीं होगा ईसा, ये तय है और तुम्हें इस पर अमल करना होगा। वो बीवी है, तुम्हारी कब तक हमारे साथ रहेगी? रुखसती तो एक ना एक दिन होनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? ईसा इब्राहिम की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। वो सीधा हुआ, सिगरेट एश ट्रे में रगड़कर बुझा दी और दोनों हाथ मेज पर रखकर मिनहाज इब्राहिम के करीब झुक गया। ये मेरा मसला है, जब मुझे रुखसती करनी होगी मैं कर लूंगा। मेरी जिंदगी का फैसला आप यूं कैसे ले सकते हैं? मैं ये रुखसती नहीं होने दूंगा। मिनहाज इब्राहिम ने अपनी जगह से बगैर हिले गहरी नजर इस पर डाली। तुम कर भी क्या सकते हो ईसा? ईसा ने जबड़े सख्त किए, मुठियां बींच ली। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर सामने बैठा शख्स वो था जिसके सामने वो चाह कर भी बदतमीजी से पेश नहीं आ सकता था। अगर मैं इनकार कर दूं तो? लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया था। मिनहाज इब्राहिम ने अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और इसकी आंखों में झांका। तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा ईसा। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत अपनी जगह, मगर ये खानदान का फैसला है और मैं इस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। कब तक हमारी पोती तुम्हारे नाम पर बैठी रहेगी और तुम बाहर के मुल्क में इजाशियां करते फिरोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे बारे में सब इल्म होता है? एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर वो हल्का सा झुका, अपने हाथ आपस में रगड़े और नहायत सर्द और धमकी आमेज लहजे में बोला, रुखसती तो करवा दीजिए दादा जान, मगर याद रखिएगा, जब आपकी पोती खुद आपके सामने आकर कहेगी कि आपने इसकी जिंदगी का बदतरीन फैसला लिया है, तब आपको एहसास होगा कि मैं ठीक था। मिनहाज इब्राहिम ने इसकी बात सुनी, मगर इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। वो इसे देखते रहे, मगर दिल के अंदर कुछ लड़स सा गया। इसने एक आखिरी नजर मिनहाज इब्राहिम पर डाली और लाउंज से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ मिनहाज इब्राहिम रह गए थे। वो जानते थे कि उन्होंने ये फैसला गलत ले लिया है, क्योंकि ईसा इब्राहिम एक ऐसा शख्स था जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। अगर वो इस पर अपना फैसला थोप दे तो वो सारी जिंदगी इस फैसले का सूद समेत वापस लेता था। मगर वो कब तक अपने छोटे बेटे को टालते, कब तक इसको ये कहते कि वो राजी कर लेंगे। और आज इनकी बस हो चुकी थी, जभी इन्होंने ईसा को जल्दबाजी में हवेली बुलाया था और अपना फैसला सुना दिया था कि तुम्हारी शादी होकर रहेगी और माँ हम तुम्हारे साथ हर हाल में रुखसत होगी। हवेली की लंबी राहदारी को अबूर करता हुआ वो मोरे के कमरे की तरफ आया था। ये वो वाहिद खातून थी जिनसे वो नरमी बरतता था, जिनके आगे इसकी सख्ती, इसकी संगदिली बेमैनी हो जाती थी। वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, मैं ईसा इब्राहिम के साथ रुखसती नहीं करूंगी। वो खरूस बदतमीज माहम की आवाज में शदीद गुस्सा था, मगर ईसा की समात में बस वो अल्फाज गूंज रहे थे, खरूस बदतमीज। इसका हाथ दरवाजे पर रुक गया। एक पल के अंदर वो दरवाजा धकेल कर अंदर आया। माहम ने चौंक कर पीछे देखा और जैसे ही इसकी नजरें ईसा के चेहरे पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग फक हो गया, आंखें बड़ी हो गई और एक अनजानी सी घबराहट इसके वजूद में सरायत कर गई। ईसा बगैर किसी तवक्कुफ के इसके मुकाबिल आया। इसकी नजरें सख्त, चेहरा बेतासुर, मगर लहजे में सुलगता हुआ गुस्सा था। अब तो मुझे और भी जल्दी रुखसती का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो एक कदम आगे बढ़ा, माहम की तरफ झुककर सर्द लहजे में बोला, ताकि तुम्हें समझा सकूं कि तुम किसकी बीवी हो और तुम्हारे पास कितने पर है। इसने खून अशाम निगाहों से ईसा इब्राहिम को देखा था और फिर एक लम्हा और फिर वो तेजी से पलटी। ईसा ने इसे जाते हुए देखा, मगर रोका नहीं। ईसा ने गहरी सांस ली और फिर नजरें मोड़कर मोड़े को देखा।
जो अब खामोशी से खड़ी इसे देख रही थी। इनकी आंखों में एक माँ की बेपनाह मोहब्बत थी, मगर चेहरे पर वही सख्ती जो बरसों से इनकी पहचान थी। वो इसकी सगी माँ नहीं थी, इसकी खाला थी, इसकी माँ की बड़ी बहन, जिन्होंने हमेशा इसे अपनी होश में समेटने की कोशिश की थी। यही एक वाहिद औरत थी जो ईसा इब्राहिम के दिल में एक ऊंचा मकाम रखती थी। इसके अलावा तो किसी को गाज तक डालना पसंद नहीं करता था। वो एकदम आगे बढ़ी और ईसा के सीने से लग गई थी। इनके हाथ शफकत से इसके बालों पर चले, जैसे वो बचपन की तरह इसे बहला रही हो। तुम इतने सख्तदिल क्यों हो गए हो ईसा? इनकी आवाज धीमी थी मगर दुख से बोझल। ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलकें झपकाई, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जानती हूँ तुम्हारे सीने में भी दिल धड़कता है, मगर तुम उसे जाहिर नहीं करते। क्यों? मोरे की आवाज नरम थी, उनके लहजे में एक माँ की बेबसी थी। ईसा ने आहिस्ता से उनके हाथ थामे, उन्हें अपने लबों से लगाया और बहुत संजीदगी से कहा, मोहब्बत कमजोरी होती है मोरे, और मैं कमजोर नहीं हो सकता। जो झेल चुका हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मजीद झेल सकूं। मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। मोरे ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखों में आंसू चमके, मगर वो कुछ न बोली। ईसा की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो कह रहा हो कि वो उनसे मोहब्बत करता है, मगर लफ्जों में नहीं, सिर्फ लम्स में, फकत खामोशी में। उसने मोरे को बता दिया था कि वो रुखसती के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए नहीं कि माहम ने उसे बदतमीज या खड़ूस जैसे अल्फाज कहे थे, बल्कि इसलिए कि उसे जायदाद से हिस्सा चाहिए था, और हिस्सा इसी सूरत मिल सकता था जब वो माहम इब्राहिम को पूरी दुनिया के सामने बतौर बीवी कबूल कर लेता, जो उसके लिए एक शर्म की बात थी। वो इब्राहिम खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता था, मगर एक वाहिद मोरे और अपनी बीवी की वजह से उन लोगों से दोबारा राब्ता करना पड़ रहा था। ऑफिस में गहरी खामोशी थी, बस कीबोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज और फाइल्स पलटने की हल्की खड़खड़ाहट माहौल में बिखरी हुई थी। ईसा इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठा, नजरें स्क्रीन पर गाड़े, पूरे इनेमाक से काम में मसरूफ था। उसकी पेशानी पर हल्की सी तेवरी चढ़ी हुई थी। खामोशी को उसके फोन की पीप ने तोड़ दिया। उसने सरसरी अंदाज में स्क्रीन की तरफ निगाह दौड़ाई। जगमगाते नंबर को देखते ही उसकी आंखों में चुभन सी पैदा हुई। मिनहाज इब्राहिम। उसने हल्की सी खफकी से सर झटका, फोन उठाया और बगैर किसी तासुर के उसे पलटकर टेबल पर रख दिया, जैसे ये कॉल उसके लिए कोई अहमियत ना रखती हो। वो दोबारा काम में मसरूफ हो गया, मगर फोन की पीप मुसलसल गूंजने लगी। वो जानता था कि वो हर हाल में उससे बात किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसने नागवारी से फोन उठाया, एक लम्हे को स्क्रीन को घूर कर देखा, फिर बेजारी से कॉल रिसीव कर ली। जी। उसका लहजा सख्त और सपाट था। तुम्हें यह बताना था कि मैंने माहम को तुम्हारे बंगले पर भेज दिया है। दूसरी तरफ मिनहाज इब्राहिम की मजबूत फैसलाकुन आवाज गूंजी। अब तुम उसे शादी की खरीदारी कराओ, सारी तैयारी मुकम्मल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव में ऐसी सहूलत नहीं। वो दो टोक आवाज में बोले। चंद लम्हे के लिए सकूत छा गया, उंगलियां मुट्ठी में भेंच गईं और उसकी गिरफ्त फोन पर सख्त हो गई। आपने क्या किया? किसकी इजाजत से आपने उसे मेरे बंगले पर भेजा है? मैं उसका गुलाम हूं जो मैं उसके लिए शॉपिंग मॉल में घूमता फिरूं? आप जानते हैं मेरी अपनी मसरूफियात हैं। उसका लहजा उभरते हुए तूफान के माने था। मैंने कह दिया माहम अब तुम्हारे बंगले पर है, तुम उसके साथ जाकर सब तैयारी मुकम्मल करोगे और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे नहीं, और जो मैंने कह दिया वही हर्फे आखिर है। उनका अंदाज बिल्कुल दो टोक था। ईसा ने कुर्सी से जोर से टेक लगाई। ऐसा करने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था, यही आपके हक में बेहतर होता। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी रही, मगर मिनहाज इब्राहिम की सांसों की आवाज वाज़ेह सुनाई दी। वो जानते थे कि ईसा को यह फैसला नागवार गुजरेगा, मगर वो उसे नजरअंदाज कर रहे थे। ये खानदान का फैसला है ईसा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, अब ये हो चुका है। ईसा के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो बेयकीनी से सर झटक कर खड़ा हुआ और कमरे में बेचैनी से चक्कर काटने लगा। दादा जान, आपने खुद शेर की गार में उसे धकेल दिया है और अब मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं उसे कुछ ना कहूं। बहुत बड़ी गलती की है आपने उसे मेरे पास भेजकर। उसकी आवाज खतरनाक हद तक पस्त और सर थी। ईसा, अपनी हद में रहो। तुम जो कह रहे हो उसका अंदाजा भी है तुम्हें? मैं बस ये कह रहा हूं कि आपने खुद उसे मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मिनहाज इब्राहिम ने गहरी सांस ली मगर कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि ईसा का गुस्सा वक्ती होता है, मगर उसका अंदाजा नहीं था कि वो कितना आगे जा सकता है। ईसा ने आखिरी बार फोन को जोर से मुट्ठी में दबाया, जैसे जब्त कर रहा हो, मगर जब्त कर ना सका। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दादा जान,
जो जिद आपने की है उसकी कीमत वो खुद चुकाएगी। मेरा इरादा अभी उसके साथ कुछ भी गलत करने का नहीं था, लेकिन आप मुझे बेवजह उकसा रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर गुजरूं। ये कहते ही उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया और जोर से टेबल पर फेंक दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, मगर उसके अंदर तूफान बर्पा हो चुका था। वो जितना उन लोगों से दूर भागना चाह रहा था, मिन्हाज इब्राहिम माहम को उतना ही उसके करीब कर रहे थे। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। वो जानता था कि मिन्हाज इब्राहिम ने माहम को बंगले पर क्यों भेजा था। उसे सब इल्म था और यही वजह थी कि वो गुस्से से पागल होने के करीब आ चुका था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। उसने अपना गुस्सा काबू रखने की बहुत कोशिश की, मगर वक्तन फवक्तन वो ऑफिस के वर्कर्स पर उतारता ही रहा। ऑफिस टाइमिंग 9 बजे खत्म हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद उसका घर आने का दिल नहीं था। वजह घर में मौजूद एक वजूद था जो उसे बिल्कुल कबूल नहीं था। वो बाहर चला गया था और अब रात 1 बजे वो घर की तरफ लौटा, उस बात से लापरवाह कि अब उसे क्या देखने को मिलने वाला है। रात का सन्नाटा गहरा था, सड़कें सुनसान और खामोश थीं। ईसा इब्राहिम की गाड़ी एक झटके से पोर्च में आकर रुकी। गार्ड ने फौरन उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने एक लम्हे के लिए सर स्टीयरिंग पर टिकाया, गहरी सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर संजीदा कदमों से अपने बंगले की तरफ बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कोई यहां सांस तक ना ले रहा हो, मगर एक कोने में एक रोशनी चमक रही थी, किचन की लाइट। उसके माथे पर गहरी त्योरी नमूदार हुई। इस वक्त कौन हो सकता था वहां? कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई और वो लंबे लंबे डग भरकर जैसे ही किचन के दरवाजे तक पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए और आंखें हैरान कुन हद तक जैसे फैल गईं। सामने का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। हर तरफ बिखरा आटा, सिंक में धरी चिकनी प्लेटें, चूल्हे पर पड़े जले हुए निशानात और बर्तनों का ऐसा ढेर कि लगता था जैसे पूरे मोहल्ले ने यहां खाने के बाद बर्तन लाकर रख दिए हों। और उस सब के दरमियान सफेद दुपट्टे में लिपटी एक मासूम शक्ल वाली माहम खड़ी थी। उसकी पुष्ट देखकर ही वो उसे पहचान चुका था कि ये कौन है। उसके माथे पर एक कांटे का निशान था। दुपट्टे का एक कोना कंधे से लुढ़क कर किचन के फर्श पर पड़ा था और वो अपनी ही धुन में किसी चीज को चम्मच से हिला रही थी। ये क्या तमाशा है? ईसा की भारी आवाज जैसे किचन की दीवारों से टकराई। माहम चौंक कर उछली, चम्मच हाथ से गिरा और वो तेजी से पलटी। कुछ लम्हे के लिए उसका दिल जैसे बंद हो गया था। ईसा की तनी हुई त्योरी, गजबनाक आंखें देखकर उसे लगा जैसे अभी कोई तूफान आ जाएगा। उसने हकलाकर कहना चाहा, मगर फौरन ही खुद को संभाला। ईसा ने आगे बढ़कर एक तेज निगाह पूरे किचन पर डाली और फिर दांत पीस कर बोला, ये क्या हरकत है? पूरा किचन बर्बाद कर दिया तुमने, और किसकी इजाजत से तुम मेरे किचन में दाखिल हुई हो? माहम ने आहिस्ता से गला साफ किया, चेहरे पर मसनूई एतमाद लाकर कहा, ये किचन है और किचन में ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। ईसा ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे वो सुन ही ना पाया हो कि उसने क्या कहा। ये किचन है? वो आगे बढ़ा, चूल्हे के पास बिखरे आटे की तरफ इशारा किया। ये जो फर्श पर पूरा थैला उंडेल दिया है, ये भी किचन का एक हिस्सा है। वो एक सफाई पसंद इंसान था और अब अपने घर का यह हशर देखकर उसे सही मायनों में गुस्सा आ रहा था। माहम ने सर हिलाया। जाहिर है आटा गूंधा तो नहीं जा सकता था ना, तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही। और ये बर्तनों का कब्रिस्तान, ईसा ने सख्त लहजे में कहा। माहम ने कंधे उचकाए। बस थोड़े से ज्यादा हो गए, मैं धो दूंगी। वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उससे कोई गलती हुई ही नहीं। हालांकि वो थोड़ी देर पहले उन तमाम बखेड़े को देखकर परेशान हुई थी, कहीं वो जलाद आते ही उस पर गुस्सा न करने लग जाए। मगर अब उसे वही सब करता देखकर उसे सही मायनों में डर लग रहा था, मगर उसकी आदत में शुमार था। वो कभी भी डर को खुद पर हावी होने नहीं देती थी। और ये चूल्हा जो लग रहा है जैसे इस पर किसी ने जंग लड़ी हो। माहम ने संजीदगी से चूल्हे को देखा और फिर धीरे से बोली, हाँ थोड़ा गंदा हो गया है, मगर मैंने कोई जंग नहीं लड़ी, सिर्फ ऑमलेट बनाया था। ये ऑमलेट बनाने का तरीका है? ईसा की बर्दाश्त जवाब देने लगी। वो सख्त नजरों से उसे घूर रहा था। माहम ने मुस्कुराकर कहा, आपने कभी खुद बनाया है? अगर नहीं तो फिर तनकीद करने का भी कोई हक नहीं। ईसा ने उसे घूर कर देखा। उसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की का मुंह तोड़ दे, मगर ना जाने कौन सी ताकत थी जो उसको रोक रखी थी। शायद वो दादा की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा था या फिर कोई और बात थी। वो कोफ्त से बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे गंदगी से कितनी नफरत है? ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम रहा है। वो एक कदम आगे आया और आवाज मजीद सख्त हो गई। माहम ने अंदर ही अंदर अपनी धड़कन को काबू किया, मगर चेहरे पर घबराहट लाने की बजाय मासूमियत से बोली, ओहो, तो आपको सिर्फ गंदगी से नफरत है, मुझसे नहीं?
मैं तो समझी थी मुझसे भी उतनी ही। खैर छोड़ें। ईसा की रगें मजीद तन गई। वो जानता था कि वो शरारतन ये सब कह रही है, मगर वो उसके मिजाह को समझने के मूड में नहीं था। उसका दिमाग वाकई खराब हो चुका था। वो बहुत सफाई पसंद था। ये बात बंगले के हर मुलाजिम को मालूम थी। माहम, खबरदार जो मुझसे ऐसे बात की तो। उसकी आवाज में वही दबंगी थी जिसने कई लोगों को चुप करा दिया था, मगर माहम ने बस एक शोख मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। मैं तो बस वजाहत कर रही थी। ईसा ने दोनों हाथ कमर पर रखकर गहरी सांस ली, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। साफ करो ये सब अभी, वो तहकुमाना अंदाज में बोला। माहम ने हल्का सा सल्यूट मारा। जी बिल्कुल, मगर मुझे पहले ये खाने दें, बहुत भूख लगी है। ईसा ने गुस्से से बर्तनों की तरफ इशारा किया। पहले सफाई। माहम ने आंखें घुमाई। पहले खाना फिर सफाई, वो जिद्दी अंदाज में बोली थी। ईसा ने सख्ती से उसकी तरफ देखा, मगर वो मजे से अपनी प्लेट में ऑमलेट निकाल रही थी। वो वाकई उसे संजीदा नहीं ले रही थी। आखिर में वो दांत पीस कर पलटा। ये सब खत्म होने के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहम ने मुस्कुराकर कहा। जी जी बिल्कुल, आप तो वैसे ही बहुत डरावने हैं। ईसा ने आखिरी बार उसे घूरा, फिर गुस्से में किचन से निकल गया। माहम ने पीछे मुड़कर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। डरती तो हूं, मगर ये बताऊंगी कभी नहीं, वो खुद से बोली और फिर मजे से अपना ऑमलेट खाने लगी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं, जबड़े सख्ती से भेंचे हुए थे। बगैर वक्त जाया किए उसने मोबाइल निकाला और मिन्हाज इब्राहिम का नंबर डायल कर दिया। पहले ही बेल पर दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। मुझे पता था तुम्हारी कॉल आएगी, मिन्हाज इब्राहिम की पुरसकून आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किस बदतमीज बदतहजीब लड़की को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। मिन्हाज इब्राहिम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। बीवियां ऐसी ही होती हैं, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोले। बीवी? ईसा ने एक जोरदार कहकहा मारा, फिर उस कहकहे में गुस्से और इस्तेजा के सिवा कुछ नहीं था। बीवी वो होती है जो शौहर की इज्जत करे, जो तमीजदार हो, जो खामोशी से सर झुकाकर चले। और आपने मेरे सर पर किस आफत को छोड़ दिया है। अपनी पोती को अपने पास वापस बुलाएं। वो जबान दराज, जिद्दी और बेहद चालाक है। मुझे एक निगाह नहीं पसंद ये लड़की, वो निहायत गंदगी पसंद है। मिन्हाज इब्राहिम ने हल्की सी हंसी दबाई। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन तुम्हें तो यही सूट करती है ना? ईसा की पेशानी पर बल मजीद गहरे हो गए। ये मजाक नहीं है दादा, मैं एक दिन भी उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मेरे साथ दुश्मनी निकाली है। दूसरी तरफ से एक और कहकहा सुनाई दिया। बेटा, तुम जैसे हमें सुलगाते थे, अब हमने तुम्हारे लिए भी वही बंदोबस्त कर दिया है। तुम भी देखो तो सही कैसा लगता है सुलग कर। दादा, ईसा धाड़ा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। हम भी नहीं हैं, मिन्हाज इब्राहिम ने हल्के से कहा, फिर संजीदगी से बोले। वो तुम्हारी बीवी बन चुकी है, तुम्हें यह रिश्ता हर हाल में निभाना होगा, चाहे जैसे भी हो। माहम तुम्हारे साथ है और यही हकीकत है। ईसा ने झुंझुलाकर बालों में हाथ फेरा। मैं ये सब नहीं मानता। आपने मुझे उसके साथ बांधकर बहुत बड़ी गलती की है। वक्त बताएगा कि गलती किसने की। मिन्हाज इब्राहिम ने इत्मीनान से कहा। अब तुम उसे भुगतो। ईसा ने मुट्ठियां सख्ती से बंद कर ली। ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं बहुत जल्द इस किस्से को खत्म कर दूंगा, चाहे आप मुझे जायदाद दें या ना दें, वो दो टोक अंदाज में बोला। मिन्हाज इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा। हम देखेंगे ईसा, हम देखेंगे। ईसा ने गुस्से से फोन बंद किया और तेजी से बेड के किनारे पर जाकर बैठ गया। सांसें बेतरतीब हो रही थी। दिमाग माहम की हरकतों के बारे में सोचकर और भड़क रहा था। ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा माहम, वो बड़बड़ाया। तुमने गलत इंसान से उलझने की गलती की है। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। आधी रात तक वो गुस्से के आलम में कमरे में ही टहलता रहा। वो बहुत ही सलीका शियार इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में जिसको शामिल किया जा रहा था, उसको देखकर ही वो जान चुका था कि ये लड़की सिवाय उसका जीना हराम करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ईसा इब्राहिम गहरी नींद में था। उसका सांस लेने का रिदम पुरसकून था। चेहरा सपाट और सख्त, जैसे दुनिया और माफिया से बेखबर हो। मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम रहने वाला नहीं था। किसी ने उसे ऐसे हल्के से झंझोड़ा। पहले तो उसने हल्की सी करवट ली, लेकिन अगले ही लम्हे दोबारा झंझोड़े जाने पर उसकी भवें तन गई। वो हल्के से बड़बड़ाया, मगर आंखें बंद रखी। वो रात देर से सोया था, इसीलिए अब उसका इरादा मजीद देर तक सोने का था। फिर एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। उठे ना, कितना सोएंगे?
ईसा ने झटके से आंखें खोली और नजरें सीधा उस वजूद पर जा रुकी जो उसके सामने खड़ी थी। सफेद गुलाब की तरह निखरी हुई, बड़ी बड़ी चमकती आंखें जिनमें शरारत भी थी और मासूमियत भी। सर पर हल्का सा गुलाबी दुपट्टा था जो वक्तन फवक्तन उसके कंधों से सिरक रहा था और वो बेफिक्री से एक हाथ से संभाल रही थी। ये क्या बदतमीजी है, और तुम मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आई हो? ईसा ने करख्त आवाज में कहा। मैं तो बस आपको जगा रही थी क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना है। क्या? यानी इसलिए उसकी नींद को हराम किया गया था? ये लड़की पूरी पागल थी। कल रात का मंजर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। हाँ, आपको मुझे शॉपिंग पर ले जाना है, माहम ने इत्मीनान से कहा, जैसे ये दुनिया का सबसे आम मुतालबा हो। तुम पागल हो गई हो। वो सीधा होकर बैठा। अब उसका गुस्सा वाज़ेह था। मुझे तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करवानी। माहम ने निचला होंठ दांतों तले दबाया जैसे खुद को मुस्कुराने से रोक रही हो, और फिर कंधे उचका कर बोली, तो फिर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा दिन यहां रहूं? क्योंकि जब तक मेरी शॉपिंग मुकम्मल नहीं होगी तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द मुझे फारिग कर दें। ईसा ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे वो वाकई उसकी धमकी को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? वो धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला। वो खानदान का ऐसा वाहिद शख्स था जो किसी को इज्जत नहीं देता था, इसलिए यह अंदाज उसको अजीब ही लग रहा था। बच्चा बच्चा उससे बात करते घबराता था, और एक ये लड़की थी जो इतने धड़ल्ले से उसके सामने खड़ी उससे शॉपिंग पर जाने का मुतालबा कर रही थी। हाँ, बहुत अच्छे से, माहम ने मस्कीन सी सूरत बनाई। मुझे दादा ने कहा था कि आप ही मुझे मॉल लेकर जाएंगे। ईसा ने सख्ती से दांत भींच लिए। बहुत जिद्दी हो तुम, माहम ने खुशदिली से सर हिलाया। ये सच है। वो गहरी सांस लेकर बेड से उठा और सख्त नजरों से उसे देखा। जाओ, रेडी हो जाओ, मैं भी आता हूं। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए उसने फैसला कर लिया था कि वो जल्द से जल्द उसकी सारी तैयारी मुकम्मल करवाकर उसको यहां से रफू चक्कर करे। मगर वो जानता नहीं था कि माहम ईसा इब्राहिम यहां से वापस जाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसे ले जाने के लिए आई थी। माहम की आंखों में एक चमक लहराई, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बहुत अच्छे, वो बोली और खुशी खुशी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने की आदी थी। ईसा ने उसे जाते देखा, फिर सर झटक कर खुद को संभालने लगा। ये लड़की एक दिन मेरे सब्र का इम्तिहान लेकर रहेगी, वो बड़बड़ाया, मगर दिल के किसी कोने में जाने क्यों एक अजीब सी बेनाम मुस्कुराहट आ बसी थी। आज तक कभी किसी ने उसके साथ ऐसा जिद्दी और हक जमाता हुआ रवैया नहीं अपनाया था। ये वाहिद थी जिसके सामने वो चाह कर भी पहले रोज से ही गुस्सा नहीं कर पा रहा था। ईसा ने गेर बदला और गाड़ी रवाना की, मगर जैसे ही गाड़ी सड़क पर आई उसने सर्द और फैसला कुन लहजे में कहा, ये शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद तुम फौरन गांव वापस जा रही हो। मैं तुम्हारे ये चोंचले बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहम ने हैरान होकर उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर बोली, ये आप कह रहे हैं या खुद को तसल्ली दे रहे हैं? ईसा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं जो कहता हूं वही होता है। माहम ने हंसी दबाई। वाकई? तो फिर मैं अभी तक आपके सर पर क्यों सवार हूं? मेरे ख्याल से मिनहाज दादा जो कहते हैं वो होता है, वो साफ गोई से बोली थी। ईसा ने ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी एक झटके से रोकी और उसकी तरफ पलटा। माहम, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। मैं तुम्हारे साथ अगर नरमी से पेश आ रहा हूं तो उसका मतलब सिर्फ मोरे है। उसके अलावा मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी के अभी गांव फेंक आऊं। वो दुश्ती से बोला था। वो लड़की उसको सीरियस नहीं ले रही थी और ये बात उसकी समझ से बालातर थी। माहम ने आंखें पटपटाई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो बस सच बोल रही हूं। तुम्हारा सच मेरे आसाब के लिए जहर है, इसीलिए अपनी लिमिट में रहा करो। वो गुस्से से बोला। अच्छा तो क्या करें, जहर की आदी हो जाएं? माहम ने मसनूई मासूमियत से कहा। ईसा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को सब्र की आखिरी हद तक ले जा रहा हो। देखो, ये आखिरी मौका है, अपनी हद में रहो। माहम ने हंसते हुए सर झटका। आपको पता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, मगर वो आप पर जचता बड़ा है। आप गुस्से में बहुत क्यूट लगते हैं। माहम, उसका सब्र अब आखिरी किनारे पर था। ईसा ने सख्ती से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। तुम्हारी ये हरकतें एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। माहम ने खिड़की से बाहर झांकते हुए बेफिक्री से कहा। चलें, फिर वो दिन भी देख लेंगे, अभी तो फिलहाल शॉपिंग पर चलें। शॉपिंग के दौरान उसने उसे बहुत तंग किया। कभी पसंद कर लेती तो पेमेंट के दरमियान इनकार कर देती, तो कभी ऐसी चीज को पसंद कर लेती जो वो शॉपकीपर को मना कर चुका होता। तकरीबन 4 घंटे उसने उसके बर्बाद किए और फिर थक हार कर वो उसे बंगले पर छोड़कर सीधा ऑफिस चला गया।
आज का दिन उसका सबसे भयानक दिन था। उसने ऐसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। ये वाहिद ऐसी लड़की थी जो उससे एक लम्हे के लिए भी नहीं डर रही थी, और यही चीज न जाने क्यों ईसा इब्राहिम को उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर रही थी। वक्त धीमे धीमे गुजरना शुरू हो चुका था। लाउंज में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब ईसा इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ। हर चीज खामोश और साकित थी, सिवाय उसके दिल के, जो न जाने क्यों बेचैन सा हो रहा था। जैसे उसकी नजरें डाइनिंग टेबल की तरफ गईं, तो वो बेख्तियार चंद लम्हों के लिए रुक गया। वो वहां बैठी नहीं, बल्कि सर मेज पर रखे सो रही थी। डाइनिंग टेबल मुख्तलिफ पकवानों से सजा था। वो अब कदम बा कदम चलता हुआ उसके करीब आया। ये यहां क्या कर रही है? वो खुद से बोला। फिर जैसे ही उसने कुर्सी को थोड़ा खिसकाया, माहम एक झटके से जाग गई। वो घबराहट में सीधी हुई और ईसा को अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई। आप आ गए? वो ऐसे बोली थी जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ चुकी हो। यहां क्या कर रही हो? वक्त देखा है, सोई क्यों नहीं? वो उसकी फिक्र कर रहा था, मगर आवाज अभी भी सर्द मेहरी लिए हुए थी। वो ऐसा ही था, मोहब्बत करने वाला, लेकिन जताता नहीं था। और उसके बरक्स माहम जो दिल में होता था लबों पर ले आती थी। माहम ने नजरें चुराते हुए अपने दुपट्टे को ठीक किया, फिर हल्की सी झिझक के साथ बोली, वो मैं इंतजार कर रही थी। ईसा ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। किस लिए और किसका? वो जानता था कि यह बात उसी की हो रही है, मगर अनजान बनना तो ईसा इब्राहिम के खून में शामिल था। माहम ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपका? और भला मेरे कितने शौहर हैं? ईसा ने सख्त निगाहों से उसे घूरा और दिल में एतराफ किया था कि ये लड़की बला की मुंह फट है। वो मजीद बोली, आपने आज मुझे इतनी शॉपिंग करवाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है। ईसा ने एक नजर मेज पर डाली, फिर बेनियाजी से शाने उचकाए। मुझे नहीं खाना, अपना खाना खुद खाओ। उसकी आवाज में सर्दी और सफाकियत थी। ये कहकर वो पलटने लगा, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, माहम ने झिझकते हुए उसकी कलाई थाम ली। प्लीज बस थोड़ा सा चख लें। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। मैंने बहुत मेहनत की है, मगर लहजा बेहद नरम और मोहब्बत भरा था। ईसा के कदम वहीं रुक गए। उसकी नजरें अपनी कलाई पर जमी उस नाजुक गिरफ्त पर थीं, जो पहली बार इतनी अपनायत से किसी ने थामी थी। मुझे भूख नहीं है माहम, उसने खुश्क लहजे में कहा। वो ऐसा ही था, लम्हे में अगले का दिल तोड़ देता था। माहम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन मुझे तो सुबह से भूख लगी है। आपके लिए मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया कि साथ में रात का खाना खाऊंगी। ईसा की नजरें उस पर जम गई। वो खामोश हो गया। वो जाना चाहता था, मगर न जाने क्यों उसके कदम जम से गए। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? उसकी आवाज मध्यम थी। माहम ने नफी में सर हिलाया। मैंने सारी मेहनत आपके लिए की है। वो चंद लम्हे खामोश रहा। वो खाना खा कर आया था और इरादा अब आराम करने का था, मगर उसकी बात और उसके लहजे ने ईसा इब्राहिम को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो उसकी बात से हिप्नोटाइज हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिमाग मफलूज हो चुका हो। फिर अचानक ईसा ने कुर्सी खींची और मेज के पास बैठ गया। बहुत बोलती हो तुम, खाने दो, उसने बेनियाजी से कहा, जैसे उसे खुद भूख लगी हो। माहम की आंखें खुशी से चमक उठी। वो तेजी से पेट में खाना निकालने लगी। उसकी छोटी सी खुशी, उसकी चमकती आंखें, ये सब कुछ लम्हे भर के लिए ईसा को दंग कर गया। कोई मेरे लिए भी इतना खुश हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया, मगर उसका जवाब उसके पास नहीं था। खाना खाने के बाद माहम उसको आस भरी निगाहों से देख रही थी कि शायद वो उसकी तारीफ करे, मगर वो ईसा इब्राहिम था। उसने कभी तारीफ करना सीखा ही नहीं था। वो एक नजर माहम के चेहरे पर डालकर अपने कमरे में बंद हो चुका था। अगली सुबह वो तैयार होकर बाहर निकला तो उसके नाक के नथनों से एक इश्तहा अंगेज खुशबू टकराई थी, मगर वो उसे नजरअंदाज किए सीधा पोर्च की जाने बढ़ा, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए काफी देर हो चुकी थी। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके रास्ते में माहम हायल हो गई। वो चौंक कर रुका। माहम गुलाबी लिबास में खड़ी थी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी चमक। रुके, वो खुशी से बोली, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने लगी हो। ईसा ने माथे पर बल डाले। अब क्या है? वो ज्यादा बात नहीं करता था, किसी से सवाल नहीं करता था, अपनी जिंदगी में मगन रहता, लेकिन ये लड़की उसे अपनी तरफ खींच रही थी। एक तो वो उसके लिए हलाल थी और दूसरा बला की हसीन। मैंने नाश्ता बनाया है आपके लिए। ईसा ने एक नजर उसके चमकते चेहरे पर डाली और फिर बेनियाजी से बोला, मुझे जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करता। वो साफ गोई से बोला। माहम ने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए।
इस तरह भूखे बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। आप एक बार खाकर तो देखें। ईसा की आंखों में सर्दी सी उतरी। वो चुभती नजरों से उसे देखते हुए सख्त लहजे में बोला, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अगर रात को एक बार खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बनाए हुए खाने ही खाता रहूंगा। मेरी जिंदगी में और भी काम है और तुम जल्दी जल्दी अपनी तैयारी पूरी करो और वापस गांव जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है। माहम को उसके सख्त अल्फाज ने लम्हा भर को खामोश कर दिया। आंखें भी बुझ सी गई थी, मगर फिर वो फौरन संभल गई। मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन देखें, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। वो मेज पर रखे नाश्ते की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने कभी खुद के लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये देखें, मैंने आपके लिए खुद पराठा बनाया है। उसके लहजे में खुशी, उम्मीद और मासूमियत का अजीब इम्तजाज था। ईसा ने एक नजर ट्रे पर डाली जिसमें पराठा, साथ में दही और एक कप चाय रखी थी। मुझे देर हो रही है, हटो सामने से, उसने गुस्से से कहा और आगे बढ़ने लगा। माहम ने फौरन रास्ता रोककर संजीदगी से कहा, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सारा दिन भूखी रहूंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से एक लड़की सारा दिन भूखी रहे? ईसा के कदम वहीं रुक गए। वो चिढ़कर उसे देखने लगा जैसे उसकी जिद पर हैरान हो। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? उसने तीखे लहजे में पूछा। माहम ने मासूमियत से कंधे उचकाए। ये बच्चों वाली हरकत नहीं, ये आपकी परवाह है। और परवाह करना बुरी बात तो नहीं, और खास करके शौहर की परवाह करना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती। ईसा ने गहरी सांस ली। वो उलझ गया था। न जाने क्यों इस लड़की की हर बात उसे तंग कर देती थी, और फिर भी वो खुद को उससे दूर नहीं कर पाता था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो गुस्से से कुर्सी पर बैठ गया। बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए खा रहा हूं ताकि तुम अपनी जिद बंद करो। माहम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और खुशी से उसके करीब आकर बैठ गई। जी जी, मुझे मालूम है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वजह से खा रहे हैं, वो उसको तंग करने वाले अंदाज में बोली थी, जबकि ईसा इब्राहिम ये बात दिल में तस्लीम कर रहा था कि वो लड़की वाकई आफत की पुड़िया है। ईसा ने गुस्से में एक नवाला मुंह में रखा, मगर जैसे ही जायका महसूस किया वो चंद लम्हे रुक गया। पराठा हैरत अंगेज तौर पर मजेदार था, बिल्कुल गर्म और खस्ता, मगर वो इस बात का एतराफ नहीं कर सकता था। माहम ने चमकती आंखों से उसे देखा। क्या मजे का बना है? ईसा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। ठीक है, बस गुजारा है। माहम हंस पड़ी। गुजारा नहीं, बहुत मजेदार है, बस आप मान नहीं रहे। ईसा ने गुस्से से उसे घूरा, मगर वो अपनी शोखी से बाज नहीं आई। चंद वाले खाने के बाद वो खड़ा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। माहम ने खुशी से सर हिला दिया। ईसा ने एक सख्त निगाह उस पर डाली, फिर गाड़ी की चाबी घुमाते बाहर निकल गया। माहम दरवाजे के पास खड़ी उसे जाता देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और ईसा जो गाड़ी में बैठ चुका था, एक पल के लिए दरवाजे में खड़ी इस नादान लड़की को देखकर उलझ सा गया। ये लड़की न जाने क्यों हर बार मेरे जब्त का इम्तिहान लेने आ जाती है। वो खुद से बड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो गया। ईसा के जाने के बाद माहम ने मुस्कुराते हुए नाश्ते की मेज समेटी, फिर जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और एक मखसूस नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही फोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं, उसने चहक कर कहा। दूसरी तरफ से मिनहाज इब्राहिम की पुरसकून मगर बुर्दबार आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा मेरा मंसूबा? वो पूरे प्री प्लान के साथ आई थी, और ये बात ईसा इब्राहिम को मालूम नहीं थी। माहम ने शरारत से लब भेंचे। बस दादा साईं, काम सही सिमत में जा रहा है। आपका ईसा इब्राहिम मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करना चाहता है, मगर नजरअंदाज कर नहीं पा रहा। आज सुबह भी वो गुस्से में नाश्ता करने नहीं बैठा, मगर मैंने जबरदस्ती करवा ही लिया। मिनहाज इब्राहिम हल्का सा हंसे। ये हुई ना बात, मुझे मालूम था तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो मेरे जिद्दी पोते को काबू कर सकती हो। माहम ने फख्र से गर्दन अकड़ाई। वैसे दादा साईं, आपको मुझसे इतनी उम्मीद क्यों थी? फोन की दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मिनहाज इब्राहिम ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा ईसा सिर्फ तुम्हारे हाथों सुधरेगा। माहम ने हैरानी से आंखें फैलाई। सुधरेगा मतलब? मिनहाज इब्राहिम की आवाज में अब संजीदगी दर आई। माहम, मेरा ईसा जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। जब वो छोटा था उसकी माँ और बाप का इंतकाल हो गया। मैंने उसे हवेली में रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझसे भी दूर होता चला गया। वो कम उम्री में ही कारोबार में उलझ गया। सब कुछ अपने दम पर बनाया, मगर जिंदगी के असल जज्बे, असल खुशी से महरूम रहा। माहम ने लब काटे। दादा साईं, मैंने सुना था कि ईसा कभी अपने वालिदैन का जिक्र नहीं करते। मिनहाज इब्राहिम ने आह भरी। हाँ, क्योंकि वो तकलीफ दे यादों को अपने दिल में दफन कर चुका है।
वो नहीं चाहता कि कोई उसके जख्मों को कुरेदे, वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरियों को समझे, इसीलिए खुद को सख्त और संजीदा जाहिर करता है, मगर मैं जानता हूं अंदर से वो बिल्कुल तन्हा है। माहम ने हमदर्दी से कहा, इसीलिए आपने मुझे यहां भेजा ताकि मैं उनके खौल को तोड़ सकूं। मिनाज इब्राहिम मुस्कुरा दिए, बिल्कुल, मुझे मालूम था कि तुम्हारी मासूमियत ईसा के सर्द रवैये को पिघला देगी। तुम्हारी हर शरारत उसे एहसास दिलाएगी कि जिंदगी जीने का नाम है, ना कि गुजारने का। माहम ने पुरजोश होकर कहा, तो मतलब मेरा मिशन कामयाब हो रहा है। मिनाज इब्राहिम ने नरमी से कहा, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी बेटा, ईसा को समझने में वक्त लगेगा। वो शायद तुम्हें सख्त बातें कहे, तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम पर गुस्सा करे, मगर याद रखो उसका दिल बेहद नरम है। उसे सिर्फ ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो अकेला नहीं है और तुम ये कर सकती हो। माहम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, आप बस देखते जाएं दादा साईं, मैं ना सिर्फ ईसा को उनके खौल से निकालूंगी बल्कि उन्हें हवेली वापस लाने पर भी मजबूर कर दूंगी। अभी आप माहम ईसा इब्राहिम को जानते नहीं हैं। मिनाज इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूं बेटा, तुम इस मिशन में कामयाब हो जाओ। उसको ईसा इब्राहिम के बंगले पर आए 2 हफ्ते का अरसा बीत गया था और इस 2 हफ्ते के दरमियान उसने ईसा के आगे पीछे फिर कर गुजारे थे। आज उसका इरादा ईसा के ऑफिस जाने का था। वो जानती थी कि वो गुस्सा हो जाएगा, मगर वो ये भी जानती थी कि वो इसको सजा नहीं देगा। वो तैयार होकर ड्राइवर के साथ उसके ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर उसने अपना तारुफ ईसा की बीवी के तौर पर ही करवाया था। ईसा इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल्स देखने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर संजीदगी की वही आम सी बरत जमी हुई थी जो ऑफिस में हर वक्त उसकी शख्सियत का खासा समझी जाती थी। ईसा इब्राहिम अपनी कुर्सी पर झुका फाइल पढ़ने में मसरूफ था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने नजरें नहीं उठाई, मसरूफ अंदाज में बोला, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और किसी ने आहिस्ता कदमों से अंदर कदम रखा। चंद लम्हे बाद जब कोई बोलने के बजाय खामोशी से खड़ा रहा तो ईसा ने नागवारी से नजर उठाई और उसका पूरा वजूद तन गया। सामने माहम खड़ी थी, नाजुक सा सरापा हल्के रंग के लिबास में, चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। ईसा की नजरें सख्त हो गई थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? माहम हल्का सा चौंकी, फिर फौरन मुस्कुराने की कोशिश की। बस तुम्हें सरप्राइज देना था, सोचा खुद ही आ जाऊं। सरप्राइज? ईसा ने मेज पर पड़ी फाइल जोर से बंद की। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे ऑफिस में आने की? माहम की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी, मगर वो खुद को संभाले रही। मैंने सोचा आप खुश होंगे। ईसा मेज के करीब आकर दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था, आंखों में वही बर्फ सी ठंडक थी जो हमेशा दूसरों को घायल कर देती थी। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरी जाती जिंदगी को यूं सरेआम तमाशा बनाओ। मुझे इस फजूल हरकत की कोई जरूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें सिर्फ दादा की वजह से बर्दाश्त किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जाओ यहां से, तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती और आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे ऑफिस आने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ईसा इब्राहिम हूं जिसके सीने में दिल नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। वो दुरुस्ती से बोलकर उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में थाम कर कमरे से बाहर निकाल चुका था, जबकि माहम तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन माहम के साथ मिसबिहेव करके उसे बहुत अफसोस हो रहा था। बार बार दिल मलामत कर रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन 2 हफ्ते के दरमियान जितना खुश हो रहा था, आज से पहले कभी उसने इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। हाँ, वो जाता नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में वो लड़की घर कर चुकी थी। बंगले में दाखिल होते ही ईसा को एक अलग सा खालीपन महसूस हुआ। लाउंज में वो डाइनिंग टेबल जो हर रात उसके लिए सजी होती थी आज बिल्कुल वीरान थी। ना माहम का इंतजार, ना वो मासूम मुस्कुराहट, ना ही किसी खाने की खुशबू। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, माथे पर शिकने उभरी, दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी सरसराने लगी, जैसे कुछ गलत हो गया हो। चंद लम्हे खड़ा रहने के बाद वो सीधा माहम के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो जो मंजर नजर आया उसने उसके कदम जकड़ लिए। माहम जमीन पर बैठी हुई थी, दीवार के सहारे नींद में डूबी, जैसे किसी मासूम बच्चे की तरह थकन से हार गई हो। चेहरा उतरा हुआ, आंखों के गिर्द हल्की सी सुजन और पलकों के किनारे नम। ईसा के लब सख्ती से भेंच गए। वो जानता था कि वो रो रो कर सोई है और ये भी जानता था कि उसकी आंखों के ये आंसू किसकी देन है, इसीलिए वो बेहद गिल्टी था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसके करीब बैठकर नरमी से उसे पुकारा, माहम।
कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कोशिश की। माहम उठो, यहाँ जमीन पर क्यों सो रही हो? वो जैसे बेचैन हुआ था। माहम ने आंखें खोली। उसे देखकर एक पल के लिए आंखों में हैरानी उभरी, मगर फिर फौरन ही संजीदा हो गई। बगैर कुछ कहे, बगैर किसी रद्द अमल के वो आहिस्ता से खड़ी होने लगी। ईसा ने उसका हाथ थामा और उसे नरमी से अपने पास बिठा लिया। बात सुनो, मुझसे नाराज हो? माहम ने नजरें चुराई, होंठ सख्ती से भींच लिए। वो वाकई नाराज थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी। नाराज नहीं हूं। उसकी आवाज बिल्कुल मध्यम थी, जैसे वो बोलना नहीं चाहती थी मगर मजबूरन बोल रही थी। ईसा ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, माहम मैं ऐसा क्यों हूं जानती हो? क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, जब मैंने किसी को पुकारा था, तब कोई नहीं था। वो जैसे सफाई दे रहा था। मैंने सीखा कि जज्बात की कीमत नहीं होती, एहसासात कमजोर बना देते हैं। जब मैंने लोगों को बदलते देखा, तब मैंने खुद को सख्त बना लिया। मैं किसी की फीलिंग्स की कदर क्यों करूं जब किसी ने मेरी नहीं की? माहम ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा, जहां एक रूठा हुआ बच्चा नजर आया था। ईसा, मैं सब नहीं हूं, मैं आपकी बीवी हूं। बेशक ये निकाह जबरदस्ती का था, लेकिन मैं अब आपकी ज़ौजियत में हूं। आपको मेरा हक देना होगा। ईसा खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो, जैसे माहम की हर बात उसके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही हो। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है, मगर मुझे पता है कि तन्हाई कितनी दर्दनाक होती है। ईसा की आवाज मध्यम थी, मगर उसमें छुपी थकन माहम ने महसूस कर ली थी। माहम मुस्कुरा दी, हल्की धीमी सी मुस्कुराहट जिसमें एक अजब सा यकीन था। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, जाने के लिए पलटी, मगर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, ईसा की आवाज ने उसे रोक लिया। माहम। वो पलटी और हैरानी से उसे देखा। ईसा ने नजरें झुका ली, जैसे ये कहना आसान ना हो, जैसे वो अपनी अना से जंग लड़ा हो। सॉरी। माहम ने हैरानगी से आंखें फैलाई। क्या? सॉरी। वो अब भी नजरें नहीं मिला पा रहा था, जैसे ये 3 हरूफ उसके लिए दुनिया के मुश्किल तरीन अल्फाज हों। माहम की आंखें नमी से चमक उठी, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो जानती थी ईसा इब्राहिम किसी से माफी नहीं मांगता। वो अपनी गलती होते हुए भी गलती तस्लीम नहीं करता, मगर आज वो खामोशी से उसे माफी मांग रहा था। यही इसकी जीत थी, यही उसकी मोहब्बत की पहली कामयाबी थी, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि हर सख्त दिल के पीछे एक जख्म होता है, और हर जख्म को भरने के लिए मोहब्बत का मरहम भी काफी होता है। वो जानती थी कि उसको वक्त लगेगा, लेकिन वो समझ रहा था एहसासात की कीमत होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए वो आज अपनी अना भुलाकर झुक गया था। बेशक मोहब्बत से फूलों को भी सेंचा जाए तो वो भी खिल उठते हैं, फिर ये तो एक जीता जागता इंसान था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मजेदार कहानी आपको वक्त